नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार फिर सच्चाई लाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शशांक शेखर त्रिपाठी जी, जो पेशे से वकील हैं और सभी घटनाओं की निष्पक्ष जांच करते हैं और न्याय दिलाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मणिपुर घटना की, जो देश में एक भयावह तस्वीर बनी हुई है और वहाँ पे महिलाओं के साथ कुछ अन्याय हो रहे हैं। तो इस पर प्रकाश डालेंगे शशांक शेखर त्रिपाठी जी। तो सबसे पहले तो एक बार फिर आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता हूँ। सर, आप मणिपुर घटना को किस एंगल से देख रहे हैं? वहाँ पे जो घटनाएं हो रही है, तमाम प्रकार की खबरें निकल के आ रही हैं और कुछ जो विरोधी दल है वो अनेक प्रकार की बातें कर रही हैं, तो आपका पक्ष क्या है सर? देखिए, जब मणिपुर की घटना पर आप चर्चा करते हैं तो आपको पहले मणिपुर की डेमोग्राफी को समझना होगा। वहाँ जो जनजातियों के बीच में विवाद की स्थिति आ रही है, वहाँ दो प्रमुख जनजातियाँ रहा करती थी हजारों वर्षों से। उनके बीच आपस में कोई ऐसा विवाद नहीं था और सामान्य तरीके से वो लोग अपना जो है एक सह-अस्तित्व के साथ चलता था। 1971 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी जो है, वहाँ पर मैतेई जन समुदाय की आबादी लगभग 40% थी और लगभग 40% जो है कि कुकी जनजातियों की थी और 1% उस समय ईसाई थे और बाकी में अन्य जातियाँ और जनजातियाँ थे, चूँकि मणिपुर जनजातीय क्षेत्र है। लेकिन 1971 के बाद पिछले 40-50 सालों में बहुत रणनीतिक तरीके से षड्यंत्र करके वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया गया और वहाँ पर जो अनुसूचित जनजातियाँ थीं कुकी जन समुदाय की, उनको एक रणनीति के तहत उनको ईसाई धर्मांतरित करा दिया गया और देश विरोधी जो शक्तियाँ थीं उनके सम्मिलन से और उनके सहयोग से वहाँ पर उनको ऐसे व्यापार में लगा दिया गया जिससे वे आर्थिक रूप से उनका संबल काफ़ी मजबूत हो गया। विशेषकर उनका जो व्यापार है वहाँ पर वो अफीम की खेती का है और चरस की खेती का है और इससे दुनिया भर की और कोकीन वगैरह और बहुत सारे ऐसे मादक पदार्थ बनते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। फिर उस रास्ते, चूँकि नॉर्दर्न स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, चीन वहाँ बगल में बैठा हुआ है, तो वहाँ से हथियारों की तस्करी का भी बड़ा एक केंद्र बना, जो एक विशेष प्रकार से जो धर्मांतरित लोग थे उनके माध्यम से ये दोनों कार्य होते रहे। तो ये जो वर्ग था वो वर्ग जो है काफ़ी ताकतवर हो गया और देश विरोधी लोगों के संपर्क में हो गया। वही 3-4 महीने से जो घटनाएं लगातार चल रही थी वह यह था कि जो कुकी जन समुदाय के लोग, जो मैतेई जन समुदाय जो वहाँ का मूल समुदाय है और वो जाति से धर्म से हिंदू हैं, उनके खिलाफ लगातार अत्याचार कर रहा था, उनके घरों को जला रहा था, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, उनके पुरुषों की हत्याएं कर रहा था, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा था। लेकिन उस पर अन्य राजनीतिक दल, देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों का ध्यान नहीं गया। आप देखेंगे जब केंद्र सरकार ने अथक प्रयास करके और देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अथक प्रयास करके जब उस पूरी घटना को रोकने का काम किया और नियंत्रित करने का काम किया, तो उसके बाद एक 4 मई का एक मनगढ़ंत वीडियो जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जारी कर दिया गया जी। और उस वीडियो के बारे में मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि मैतेई समुदाय के लोगों का एक रिएक्शन भी हो, क्योंकि जिस समुदाय की 400 लोगों के साथ इस तरह का घटनाएं घट रही है तो वो लोग भी तो नाराज होंगे, गुस्से में आएंगे। परंतु जो इसका मूल कारण मुझे लगता है वो ये है कि देखिए, कुकी जन समुदाय की महिलाएं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप बराबर पाएंगे कि नग्न होकर के सेना के खिलाफ लगातार प्रदर्शनों का इनका इतिहास रहा है। ये नग्न होकर के बैनर तख्तियाँ लेके सेना की बैरकों के बाहर खड़ी हो जाती हैं, सेना की ट्रकों के सामने खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जब सेना की मूवमेंट होगी तो इनके इलीगल जो उधर के देश विरोधी गतिविधियां हैं, हथियारों की तस्करी है, अफीम की खेती है, चरस की खेती है, ये सब नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ों को जब सरकार ने वहाँ रोका और सेना ने रोका, तो ये लोग पहले वहाँ पर मैतेई जन समुदाय पर अत्याचार करने लगे। उसके बाद जब उस अत्याचार को सरकार ने कंट्रोल किया तो एक प्रायोजित तरीके से 3-4 महीने पुराने का कोई वीडियो वायरल करा दिया गया और देश को घेरने का काम किया। और आपको याद होगा, जॉन सोरोस नाम का एक अमेरिकी अरब खरबपति है, उसने कहा था कि मैं 2024 के पहले भारत को अव्यवस्थित कर दूंगा, भारत को अशांत कर दूंगा। उसके बयान बड़े चर्चा में थे। उसने कहा था कि आई हेट बीजेपी, आई हेट मोदी जी।
तो जिस तरह से उसने यह कहा और फिर टाइमिंग के साथ जिस तरह से विभिन्न लोग इस तरह की घटनाओं को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है, इसलिए इसकी जांच बहुत बड़े स्तर पर होनी चाहिए। सरकार की जो सेना की एजेंसियां हैं जांच करने की, उनको इसकी जांच करनी चाहिए और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व पाए जाए उनके 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 पॉलीग्राफिक टेस्ट होने चाहिए और जो भी इस षड्यंत्र में शामिल लोग हों, इनके लिए किसी भी प्रकार का कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए। इनको देन एंड देयर शूट करने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं न्यायिक प्रक्रिया में आने के लायक नहीं है। इनके साथ सटे साठ्यम समाजचर्या की व्यवस्था अपनानी होगी। आप देखेंगे कि 2 महिलाओं का एक फर्जी कूटरचित वीडियो आता है, उस पर पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। एक एजेंडा चलाने वाला गिरोह उस पर एजेंडा चलाने लगता है। अभी आप लोगों ने देखा, मैं भी देख रहा था, एक स्त्री नग्न होकर के पुलिस का डंडा छीन करके और पुलिस के ही लोगों को डंडे से मार रही है और बिल्कुल नग्न होकर के उनके साथ तांडव कर रही है। और आप देख रहे हैं कि 6 साल की एक छोटी बच्ची का गर्दन जिस तरह से काटा जा रहा है। हम लोगों ने सीरिया में हत्याएं होते देखी हैं, हम लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान को हत्याएं करते देखी है, लेकिन 6 साल की बच्ची की हत्या होती हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। यह पूरी दुनिया की क्रूरतम हत्या है, पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है कि इसको जिस भी सिस्टम ने किया है, जिस भी सिस्टम ने इसको करने का प्रयास किया है, उस सिस्टम को पूरा समूल नाश करना चाहिए। यही वर्तमान परिदृश्य में मांग है, अन्यथा 2024 आते आते देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग देश को जला कर रख देंगे। सर, ये जो हिंदू और सनातन खतरे में है, इसमें कितनी सच्चाई है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि मणिपुर में हिंदू जो थे वो कहीं ईसाई मशीनरियों के हाथे में लग गए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मेरी बात सुनिए, पहले तो 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई वही एक ईसाई ने की और अंग्रेज ICS अधिकारी ने की। उसके बाद से लगातार आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो सिस्टमैटिक तरीके से रुझान होता है वह हिंदुत्व के खिलाफ होता है। महात्मा गांधी को इस देश ने महात्मा का दर्जा दिया, इस देश ने उनको बापू का दर्जा दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा था इस देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन इस देश का बंटवारे को उन्होंने हंसते हुए स्वीकार किया था। लाखों जब कराची से ट्रेनें आती थी दिल्ली की ओर और पंजाब की ओर, तो वहाँ हिंदू माताओं, बहनों, बेटियों की लाशों से निर्वस्त्र लाशें आती थी जिनके साथ बलात्कार करके उनकी हत्याएं कर दी गई थी। जब डायरेक्ट एक्शन डे पश्चिम बंगाल में मनाया गया, उस समय कितने लोगों को काट दिया गया, लेकिन महात्मा गांधी जी को उस पर बोलने के लिए फुर्सत नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू ने भी कभी उस विषय पर नहीं बोला। और उसके बाद मैं कहता हूँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, किसी ने उस विषय पर कभी बोलने की जरूरत नहीं समझी। ब्रिटेन ने आपको बताऊं, ब्रिटेन ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें सिर्फ 200 लोग मारे गए थे, जबकि एक कॉलोनियल स्टेट थी, ब्रिटेन ने अपनी संसद में जलियांवाला बाग की हत्या की माफ़ी मांगी और उसके लिए अपोलाइज दिया, उसके लिए दुख प्रकट किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी करोड़ों लोगों की हत्याओं की माफ़ी नहीं मानी और उसको स्वीकार नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस देश की राजनीतिक दल जो इस देश में राजनीति करते हैं, 70-50 से ज़्यादा वर्षों तक उनकी सरकार रही है इस देश में, जब वे किसी देश को पालने पोसने का काम नहीं करते, देश के लोगों के प्रति संभाव नहीं रखते हैं, तो देश को विनाश की ओर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता है। वह तो धन्य है ईश्वर कि मोदी जी के रूप में एक ऐसे व्यक्ति ने इस देश की कमान संभाली है जो व्यक्ति पूरी दुनिया के प्रिय है। आज आप देखेंगे 15 से ज़्यादा मुस्लिम राष्ट्रों ने उनको अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है और भारत के मुसलमान भी उनको अपना मानते हैं, भारत के हिंदू भी अपना मानते हैं, भारत के सिख और ईसाई भी उनको अपना मानते हैं। तो धीरे धीरे इस देश में जो समस्याएं थी उस पर काम चल रहा है, लेकिन बीच बीच में देश विरोधी जो लोग हैं वो लोग इस तरह का वितंडावाद खड़ा करते हैं ताकि इस देश को अशांत किया जा सके और 2024 की लोकसभा के पहले इस तरह की और बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। और सर, जैसा कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल जो विपक्षी दल है वो उठा रही है, जी। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मैंने आपको बताया ना
कि जिस प्रकार से घटनाएं कराई जा रही थी और जिस प्रकार से वहाँ पर एक विशेष समुदाय को इतनी मजबूती दे दी गई, उसको इतनी आर्थिक ताकत दे दी गई, उसको हथियारों की इतनी ताकत दे दी गई कि उसको नियंत्रित करने में भी सरकार को समय लगा, 2 से 3 महीने का समय लगा। उसके बाद जब वह नियंत्रित हुआ और जब आतंकवादियों पर वहाँ कार्रवाई शुरू हुई और जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर लोगों को बुरा लगने लगा, तो उन्होंने एक दूसरा 4 मई का एक फर्जी वीडियो गढ़ के उसको समाज के सामने खड़ा। आपको पता है कांग्रेस के मणिपुर के अध्यक्ष ने कहा है कि यहाँ पर जो कुकी जन समुदाय का ईसाई धर्म पर नियंत्रण तो एक समस्या है ही, यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो भारी मात्रा में बस रहे हैं वह भी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। 10 करोड़ से ज़्यादा अवैध घुसपैठिए इस देश में रहते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, उसका संज्ञान राहुल गांधी नहीं लेंगे, उसका संज्ञान सोनिया गांधी नहीं लेंगी, उसका संज्ञान कांग्रेस नहीं लेगी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं लेंगे, उसका संज्ञान दिग्विजय सिंह नहीं लेंगे, उसका संज्ञान जो आजकल फर्जी इंडिया वाले बने हैं वो नहीं लेंगे, उसका संज्ञान अरविंद केजरीवाल नहीं लेंगे, उसका संज्ञान लेने का ठेका तो माननीय मोदी जी ने लिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा के विषय पर सबको एक होना होगा और राजनीतिक लाभ अपनी जगह है, देश की सुरक्षा अपनी जगह है, इसलिए देश की सुरक्षा के विषय पर सबको कॉन्शियस होना पड़ेगा, तभी देश बचेगा, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि मणिपुर घटना पे सर ने अपने वक्तव्य पेश किए, जो भी सर की जानकारी थी वो आपके सामने रखें। तो बने रहिएगा वीडियो में, हमारे साथ जो भी ज्वलनशील मुद्दे होंगे या देश में ऐसी घटनाएं होगी हम सर से बात करके आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।